नाउ मैं आपको सारा लॉजिक समझाता हूं हर एक मॉडल का, ठीक है। जो फर्स्ट मॉडल आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है वाटरफॉल मॉडल, और हम इसको सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, और हम इसको ट्रेडिशनल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल बच्चों, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब कुछ ऐसा होता है, देखिए बच्चों, झरना। जैसे हमारा सबसे पहला फेज क्या था, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, बराबर है। अब देखो बच्चों, वाटरफॉल अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल कब हम लोग यूज करते हैं, वाटरफॉल अप्रोच हम तभी यूज करते हैं जब स्मॉल प्रोजेक्ट होंगे। क्या होंगे, प्रोजेक्ट छोटे होंगे। अब वाटरफॉल की जो खासियत है, वो खासियत ये है बच्चों, वाटरफॉल एक बार आगे बढ़ गया, एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकते बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं वाटरफॉल। मतलब बच्चों, एक बार आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ गए तो आप प्रीवियस एक्टिविटी पे नहीं आ सकते, ये होता है वाटरफॉल मॉडल। तो इसका लॉजिक क्या बनता है बच्चों, कि आप जब तक आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ोगे। मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे एनालिसिस के लिए। फिर जब तक आपका पूरा एनालिसिस, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आगे नहीं मालूम पड़ती है, तब तक आप आगे डिज़ाइन पे नहीं बढ़ोगे। समझ में आया? ये लॉजिक होता है वाटरफॉल का, कि जब तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं होती है तब तक आगे नहीं बढ़ने का। समझ में आया? लेकिन बच्चों, बोलने के लिए अच्छा लगता है कि जब तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ने का, बट आपको लगता है कि जो हम ह्यूमंस होते हैं ये 100% सही काम करेंगे हर बार? नहीं ना, नहीं कर सकते बच्चों। कहीं ना कहीं छोटे मोटे एरर्स तो हमसे होते ही हैं। तो इसलिए बच्चों हमने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आई, हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया। कैसे लेके आया फ्लेक्सिबिलिटी? तो देखो, समझो जब आप इन्वेस्टिगेशन से एनालिसिस पे आए और एनालिसिस पे आने के बाद आपको मालूम पड़ा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन रह गया है, तो बच्चों हम दो फेसेस के बीच में रिजर्व टाइम रखेंगे। दो फेसेस के बीच में रिजर्व टाइम रखते हैं, जिससे अगर एक फेस में कुछ गलती हो गई हो तो हम प्रीवियस फेस में आके उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बट ये रिजर्व टाइम दो फेसेस के बीच में हो सकता है बच्चों। समझो अगर मैं एनालिसिस से डिजाइन पे आ गया तो मैं डिजाइन से फिर से एनालिसिस पे जा सकता हूँ, डिजाइन से मैं फिर से एनालिसिस पे जा सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जा सकता हूँ। ये भी आप याद रखना। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मेथड हम तब भी यूज करते हैं जब प्रोजेक्ट छोटे हो। एंड क्या होता है कि इसमें जो हमारा जो शेड्यूल होता है ना, उसको हम पकड़ के चलते हैं, एकदम कंट्रोल करके चलते हैं, एकदम परफेक्ट ऑन टाइम हर चीज होनी चाहिए, ये सोच के हम चलते हैं इसमें, बराबर है। इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बच्चों। क्लियर एकदम? नाउ लेकिन बच्चों, ये तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए हो गई। अगर प्रोजेक्ट बड़े होंगे तो आप क्या करोगे? तो देखो, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 3 मेथड है, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल। 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड कौन सी है? प्रोटोटाइप। सेकेंड कौन सी है? इंक्रीमेंटल। और थर्ड कौन सी है? स्पाइरल। ठीक है। अब हम लोग पहले आते हैं प्रोटोटाइप मेथड पे। यहां पे देखो, प्रोटोटाइप में जो लॉजिक बनता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल, हम कैसे सोचते हैं? देखो, सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया, ऑफ कोर्स इस केस में मैं वेंडर हूं, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनानी है अपने बिजनेस के लिए। मैं ठीक है सर, मैं बनाऊंगा, बताइए आपको क्या चाहिए सॉफ्टवेयर में। अब वो जो बता रहा है ना बच्चों, क्लाइंट जो बता रहा है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट में क्लियर नहीं है। मतलब उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा बच्चों। तो ऐसे केस में, मतलब जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में क्लियर ना हो, या उसको पता ही ना हो कि उसको क्या एग्जैक्टली चाहिए, वो कैसे उसको डिस्क्राइब करे, तो ऐसे केसेस में पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लाइंट को क्या बोलते हैं? सर टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा बहुत ही हमको बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा,
तो उससे हमको थोड़ा बहुत बताया कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत। अब ये थोड़ा बहुत बताया ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इनिशियल रिक्वायरमेंट। क्लाइंट से हमने बातचीत की बच्चों, उससे हमको जो थोड़ा बहुत बताया, उससे हमने जजमेंट लिया कि क्या होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट जजमेंट हमने एक इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया। अब प्रोटोटाइप का मतलब होता है बच्चों वर्किंग मॉडल। द फर्स्ट वर्किंग मॉडल इज नोन एज प्रोटोटाइप। तो जैसे आप देखो, मैंने ये बनाया वर्किंग मॉडल प्रोटोटाइप, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया बच्चों, मैं इमीडिएटली क्लाइंट को बुलाऊंगा, और क्लाइंट को बुला के क्या बोलूंगा, सर आप इसको चेक करिए, आप उसको यूज करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अब मुझे पता है बच्चों, जब क्लाइंट इसको यूज करेगा ना, तो उसको और भी क्लैरिटी आएगी कि उसको क्या चाहिए। मतलब बच्चों, इन दिस मेथड, प्रोटोटाइप मेथड, यूजर इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होगा फुल ऑन, क्योंकि जब उसको यूजर इसको एक्सेप्ट मतलब यूज करेगा तो उस बोलेगा आपको कि इसमें मुझे ये फीचर्स भी चाहिए। अब जैसे आपको यूजर ने बोला कि ये फीचर चाहिए, हमारा थर्ड चीज आ गया बच्चों, टेस्ट एंड रिवाइज। आपने इसी चीज को क्या किया, फिर एनहेंस किया विद द यूजर रिक्वायरमेंट। अब आपने सेकेंड टाइम उसको एनहेंस किया, फिर से आप यूजर को बुलाओगे, फिर से आप किसको बुलाओगे, यूजर को बुलाओगे, फिर यूजर आएगा, फिर उसको यूज करेगा, फिर इसमें चेंज करेंगे, बराबर है। अब ये चेंजेस कब तक चलेंगे बच्चों, जब तक यूजर को जो चाहिए वो बन नहीं आता तब तक चलेंगे। जैसे यूजर ने बोला ठीक है मुझे जो चाहिए था बन चुका है, इमीडिएटली फोर्थ स्टेप होता है साइन ऑफ। साइन ऑफ का मतलब होता है कि हम यूजर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिनिश करते हैं। समझ में आया? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, जब यूजर हमारे पास आते हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट में क्लियर नहीं होते, तो हम फिर प्रोटोटाइप अप्रोच यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट लेते हैं, उससे एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। यूजिंग दैट वर्किंग मॉडल हम यूजर को ही बुलाते हैं, फिर से जिसको बुलाते हैं यूजर को ही बुलाते हैं फिर से, और बोलते हैं इसको यूज करो। अब जब यूजर उसको यूज करेगा तो यूजर को थोड़ा एक्सपीरियंस आता है, उसको समझ में आता है कि मुझे और क्या चाहिए, फिर अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बोलेगा, और ऐसे हर बार हम करेंगे। और उसको क्या करेंगे, टेस्ट एंड रिवाइज, टेस्ट एंड रिवाइज। कब तक करेंगे, जब तक कि यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। अब आप ऐसा लॉजिकली सोचिए, इसमें ना बच्चों जो लॉजिकल एडवांटेज ये होता है कि यूजर हमेशा हाईएस्ट लेवल पे सेटिस्फाइड होगा बच्चों। यूजर हमेशा हाईएस्ट लेवल पे सेटिस्फाइड होगा। क्यों सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि बच्चों पूरा प्रोडक्ट उसके हिसाब से बन रहा है ना। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एडवांटेज, ऐसे हमारा प्रोनाउंस होनी चाहिए। पर बुक्स पे आप देखेंगे ना बच्चों, इनफैक्ट मेरी बुक्स नहीं बच्चों, आप स्टडी मटेरियल में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फुल टेक्निकल चीजें दी हुई है। एंड बिलीव मी बच्चों, लोग जब ये पार्ट पहले पढ़ते हैं ना, अब देखो मैंने तो आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, बट लोग स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ते हैं और जैसे ये चीज पढ़ते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो चैप्टर को ही छोड़ देते हैं उस बेसिस पे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये पढ़ने का ही नहीं स्टार्टिंग में, बाद में पढ़ने का, बराबर है, पक्का। चलो ना, अब हमारा आ रहा है इंक्रीमेंटल एंड स्पाइरल। देखो बच्चों, कई बार हमारे पास यूजर्स ऐसे भी आते हैं जिनको अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से पता होती है, ठीक है, और वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट बोल देंगे, ऑल रिक्वायरमेंट्स हमको बता देंगे, हमको सब कुछ बता देंगे, हमको सारी चीजें। पर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उस सिस्टम को बनने के लिए जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक वो वेट करने के लिए रेडी नहीं है। तो समझो एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि मुझे ये चाहिए, मैंने उनको बोला सर इतना टाइम लगेगा उसको बनने के लिए, समझो फॉर एग्जांपल 1.5 ईयर लगेगा। क्लाइंट क्या बोलेगा, नहीं 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 मैं नहीं रुक सकता हूँ इतना टाइम। बट खुद सोचो बच्चों, आते हुए लक्ष्मी को क्या हम जाने देंगे, नहीं ना। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने उसको बोला एक सर बैठिए, जरा बैठिए, आप मुझे बताइए कि आपको अभी क्या चाहिए। आपकी जो अपने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बताई ना, आपको अभी किन फंक्शंस में काम करना है वो मैं आपको बना के दे देता हूँ ना। और जो बाकी के जो फंक्शंस है बच्चों, जो बाकी के फंक्शंस है वो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि हम एवरी 3 मंथ आपको डिलीवर कर देंगे। मतलब पूरा सिस्टम हम लोग किस में डिलीवर करेंगे, पार्ट्स में। पूरा सिस्टम हम पार्ट्स में डिलीवर करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, देखो अब यूजर ने हमको बताया कि मुझे अभी ये फंक्शनलिटी चाहिए, तो बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट मैंने वर्किंग मॉडल बनाया एंड यूजर के वहां पे इंस्टॉल कर दिया। अब यूजर ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एवरी 3 मंथ में उसकी जो नेक्स्ट लिस्ट जो रिक्वायरमेंट थी, फंक्शनलिटीज की जो रिक्वायरमेंट थी,
उसमें से थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटीज को बनाऊंगा एंड सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट इंक्रीमेंट करूंगा। मतलब यहां पे जो मेन फीचर है वो ये है, सिस्टम विल बी डिलीवर्ड इन पार्ट्स। सिस्टम विल बी डिलीवर्ड इन पार्ट्स, बराबर है, पक्का एवरीवन। बट आप लॉजिकल डिसएडवांटेज सोचो इसका। लॉजिकल डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों इस मेथड में यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप जाओगे इंस्टॉल करने के लिए पार्ट, तब उसका प्रोसेसिंग अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। चलो बच्चों, हम लोग ऐसे दिन पे जाते हैं जब उसका वर्किंग डे नहीं होगा, जैसे समझो सैटरडे संडे। बट बच्चों जब तुम सिस्टम के अंदर ऐड करोगे नई फंक्शनलिटीज को, तब टेस्टिंग में तो करना पड़ेगा ना। एंड कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना बच्चों कि उसके एक्चुअल डेटा अफेक्ट हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा वो डिससेटिस्फाइड होता है इस चीज में, ठीक है। बट बच्चों हमने फीचर क्या बोला, सिस्टम विल बी डिलीवर्ड इन पार्ट्स। हम लोग पूरा सिस्टम एक साथ डिलीवर नहीं करने वाले बच्चों, सिस्टम की स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज को बना के सिस्टम में ऐड करते जाएंगे। समझ में आया एवरीवन। यहाँ पे बच्चों मैंने जैसे ही फर्स्ट मॉडल बनाया बच्चों, वो मॉडल मैंने जाके क्लाइंट के वहां पे इंस्टॉल कर दिया है, ये याद रखना। और फिर बाकी सब चीजें उसमें ऐड कर रहा हूं सिस्टम में, कहां पे, क्लाइंट प्लेस पे, ठीक है। चलो, लेकिन उसके बाद आ रहा है बच्चों स्पाइरल। अब देखो स्पाइरल में भी यही चीज है, बट स्पाइरल हम लोग पता है कब यूज करते हैं। अगेन सेम लॉजिक, एक पढ़ा लिखा यूजर आया मेरे पास, क्लाइंट आया, उससे बोला कि मुझे ये सॉफ्टवेयर में सब चीज चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में डालना है। मैंने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैंने उनको ये भी समझाया कि सर इसको 1.5 ईयर लगेगा। वो क्लाइंट रेडी है रुकने के लिए, बोला ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1.5 ईयर लगाइए, बट मुझे पूरा प्रोडक्ट अच्छे से चाहिए। और ये बोल के वो यूजर चला गया, हमको एडवांस देके गया बच्चों। अब यूजर तो कहीं नहीं है बच्चों, अब आप हो, मतलब वेंडर खुद है एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है, वेंडर है एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे शुरुआत करोगे, कैसे शुरुआत करोगे? तो देखो, जब मैं स्पाइरल मॉडल समझाता हूं ना बच्चों, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि खाना कैसे बनाना सीखते हैं हम, खाना बनाना कैसे सीखते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें भी बताऊं, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, एकदम सिंपल, मैगी। अब क्या बोलेंगे सर मैगी बनाने में क्या सीखना है, मैगी तो सबसे इजी चीज है। बच्चों मैं बोलता हूं मैगी बनाना भी आर्ट है, मैगी बनाना भी आर्ट है बच्चों। ज्यादा पानी पड़ गया तो सूप बन जाता है, खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं। कम पानी पड़ा तो चिंगम बन जाता है बच्चों, चबाना पड़ता है चिंगम की जैसे। समझ में आया, मतलब मैगी बनाना भी आर्ट है। तो आपको लगता है कि समझो अगर आप फर्स्ट टाइम मैगी बना रहे हो, फर्स्ट टाइम मैगी बना रहे हो, आप उसमें चीज, पनीर, वेजिटेबल्स, ग्रीन पीस सब डाल दोगे उसमें, नहीं ना। सेम लॉजिक हम स्पाइरल में अप्लाई करते हैं, सेम लॉजिक बच्चों। जब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, बट फिर भी मैं सिस्टम को सारी रिक्वायरमेंट के साथ बनाना शुरू नहीं करूंगा, सिस्टम को सारी रिक्वायरमेंट के साथ बनाना शुरू नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो मेरी पूरी एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाएगी, पूरी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगी। तो वेंडर पता क्या करता है, वेंडर क्या करता है, स्टार्टिंग में कुछ चीजों को लेता है, कुछ फंक्शंस को लेता है एंड एक वर्किंग मॉडल बनाता है, कुछ फंक्शन लेगा और एक वर्किंग मॉडल बनाएगा। मतलब बच्चों मैंने क्या किया, मैगी लिया, मसाला लिया और डाल दिया, सिंपल एकदम। अब मैंने उसको बनाया। अब आपको भी पता है बच्चों, जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं तो खानी भी खुद को ही पड़ती है, कोई और नहीं खाता। मतलब ये जो मैंने बनाया है बच्चों मॉडल, वर्किंग मॉडल, इसको टेस्ट भी कौन करेगा, मैं ही करूँगा, वेंडर खुद टेस्ट करेगा। कनेक्ट करो चीज़ों को, कनेक्ट करो मैं जो बोल रहा हूँ। अब बच्चों जब आप मैगी खाएंगे तो आपको कुछ फील होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि इसमें क्या कम है या क्या ज़्यादा है या परफेक्ट बना कि नहीं बना है। एंड यही एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम मैगी को एनहेंस करने में और अच्छा बनाने में। बस सेम लॉजिक, जब मैंने इसको बनाया और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो मैंने बनाया वो सही है या नहीं है। एंड यूजिंग दैट एक्सपीरियंस मैं उसको नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, एनहेंस करूंगा फिर से। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैंने मैगी बनाई बच्चों तो मैंने उसमें ग्रीन पीस, कैरेट ये सब भी डाल दिया।
फिर उसको खाया, फिर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब अगेन यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस मैंने उसको फिर एनहेंस किया। और इस बार मैंने मैगी में कैरेट, ग्रीन पीस, ये चीज़ बीज सब डाल दिया बच्चों, मतलब मेरा फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर दिया। एंड फाइनल प्रोडक्ट जब एक बार रेडी हो जाता है उसके बाद ही मैं किसी और को ऑफर करूंगा, चलो आप भी चख के देखिए कैसा बना है। समझ में आया? मतलब स्पाइरल मॉडल में वेंडर का ही इन्वॉल्वमेंट है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। वेंडर खुद ही बना रहा है, खुद ही चेक कर रहा है, खुद ही खा रहा है, खुद ही एक्सपीरियंस ले रहा है। कौन? वेंडर। एंड प्रोडक्ट will be delivered, product will be delivered full, product will be delivered full। समझ में आ गया? पक्का? अब देखो, अगर आप डायग्राम देखेंगे ना तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रोटोटाइप में एंड स्पाइरल में सेम लगे, बट अलग है बच्चों। प्रोटोटाइप में मैंने क्या बोला था कि हर एक चीज जो एनहेंस हो रही है वो किसके हिसाब से हो रही है? यूजर के हिसाब से। यूजर इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, यूजर बता रहा है कि मेरे को नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए, जबकि स्पाइरल में यूजर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कहीं पे भी। वेंडर ही बना रहा है, वेंडर ही खा रहा है, वेंडर ही चेक कर रहा है, वेंडर को एक्सपीरियंस मिल रहा है और वेंडर ही उस एक्सपीरियंस से उसको एनहेंस कर रहा है। समझ में आया? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? पर बच्चों देखो, प्रैक्टिकली ये जो मैंने आपको मेथड्स बताई, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल या स्पाइरल, जो मैंने आपको मेथड्स बताई, ये मेथड्स बच्चों हम यूजर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनाते हैं, यूजर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनाते हैं। बट बच्चों जो जनरल सॉफ्टवेयर बनते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर मार्केट में, तो फिर उसके लिए कौन सा मेथड होगा? तो जो जनरल सॉफ्टवेयर बनते हैं ना बच्चों, उसके लिए जो मेथड होता है वो होता है अजाइल, वो होता है अजाइल डेवलपमेंट मेथड बच्चों। अब अजाइल में जो मेन प्रिंसिपल है ना बच्चों, वो प्रिंसिपल है बिल्ड शॉर्ट, बिल्ड ऑफन। छोटा बनाओ, बार बार बनाओ। ये क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बिग बिग सॉफ्टवेयर, एक साथ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने से अच्छा है आप छोटी सॉफ्टवेयर बनाओ, बट उनको बार बार बनाओ। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चों। टैली 4.5, 5.4, 6.3, 7.2 एंड 9.0। बच्चों जब उन्होंने टैली बनाने की शुरुआत की थी तब उनके पास भी बहुत सारी चीजें थी जो उनको डाल सकते थे उस टाइम पे टैली में, पर उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अगर सब कुछ बनाने जाएंगे ना तो प्रोडक्ट ऑन टाइम नहीं बनता, फिर वो टाइम स्लिपेज होता है और कंटिन्यूस इंटरेक्शंस नहीं होते, हमको मालूम नहीं पड़ता कि यूजर को क्या चाहिए। उससे अच्छा बेटर क्या करना चाहिए पता है आपको? पहले ना एक सॉफ्टवेयर बनाओ विद मिनिमम फंक्शनलिटीज और मार्केट में डाल दो। जैसे उन्होंने 4.5 बनाया और मार्केट में डाल दिया। अब इससे उनका एडवांटेज क्या होता है बच्चों? एक, अगर समझो सॉफ्टवेयर फेल भी हुआ तो अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा ही मेहनत किया था उस पर। बट बच्चों अगर प्रोडक्ट हिट होता है ना तो एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि यूजर को क्या चाहिए और जो उनको चाहिए फिर वो धीरे धीरे हम लोग उसमें क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। और देखो टैली ने भी वही किया। जब उन्होंने एक बार टैली देख लिया कि ये ऐसा हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनहेंसमेंट चालू किया। और आपने अगर लॉजिक सुना टैली का तो लॉजिक क्या है, जो चीजें 4.5 में है बच्चों वही सेम चीजें 5.4 में तो है ही ना, प्लस उन्होंने नए फीचर्स ऐड किए। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करो बट बार बार ऐड करते जाओ। और जिन्होंने टैली को अच्छे से यूज किया है उनको पता होगा कि ये तो मेन वर्जन है 4.5, 5.4 या 6.3 या 9.0, ये तो मेन वर्जन है। देखो इसके अंदर भी रिलीज होते हैं। जैसे अगर टैली 9.0 आप यूज करते हो तो देखो उसके अंदर भी रिलीज होते हैं, रिलीज 1.2, 1.4, मतलब उसमें भी धीरे धीरे क्या करते हैं, एनहेंस करते रहते हैं। देखो इससे एडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज टैली में ये होता है, मतलब जो टैली की जो टीम है जो उन्होंने अप्रोच यूज किया है अजाइल, इसमें ना बच्चों ये लोग कांस्टेंट मार्केट के टच में होते हैं कि एक्चुअली में यूजर्स को क्या चाहिए। दूसरा, जो टीम परफॉर्मेंस होता है बच्चों बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब समझो आज सुबह लोग मिले, अब आज सुबह मिले ना तो पहले डिस्कशन करेंगे कल उन्होंने क्या किया था, कल का जो उनका जो काम पेंडिंग है वो आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने डिस्कस की थी वो आज पहले डिस्कस करेंगे और फिर आज का काम आगे बढ़ेगा। ऐसे कोऑर्डिनेशन बहुत सुपर होता है टीम्स के बीच में, इसलिए आप देखो कि जो प्रोडक्ट बाहर आते हैं परफेक्ट आते हैं वो हमेशा। और दिस इज कॉल्ड अजाइल मैथोडोलॉजी, जो जनरल सॉफ्टवेयर के लिए होता है। बराबर है? पक्का? अभी आप सोच रहे होंगे सर आप एक बीच में ना मैथोडोलॉजी आ रही है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप भूल गए।
भूला नहीं हो बच्चों, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्चुअली में ना बच्चों, जैसे ये लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, वैसा वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक जनरलाइज अप्रोच है, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, जनरलाइज। वो पता क्या बोलता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड फॉर एवरीथिंग, यूज रेडीमेड सॉफ्टवेयर, यूज रेडीमेड टेम्पलेट्स। अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट्स एंड रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे कोड जनरेटर, डेटाबेस बिल्डर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्डर, तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। और अगर वो टाइम बचा बच्चों, तो ऑब्वियस है डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दूसरा, वो क्या बोलता है कि हर एक टाइम बॉक्सिंग का कंसेप्ट है उसके अंदर। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि हर एक चीज के लिए एक टाइम बॉक्स बनाओ, हर एक बॉक्स के लिए क्या बनाओ, टाइम बॉक्स बनाओ। लेकिन समझो अगर आपको लग रहा है कि टाइम बाहर जा रहा है उस बॉक्स के, तो डेडलाइन को इंक्रीमेंट मत करो, मतलब ऐसा मत करो जो चीज समझो 4 दिन में होने वाली थी, जो चीज 4 दिन में होने वाली थी, आपको लग रहा है कि वो 5वें दिन में जा रही है, तो क्या बोलती है, नहीं उसको 5 दिन मत जाने दो, वो 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट करो। बट कैसे, अब जो काम की चीजें नहीं है उसमें से वो निकाल दो, मतलब फीचर्स जो थे उसके अंदर वो थोड़ा कम कर दो। अब ये फीचर्स हम लोग फिर बाद में ऐड करते हैं बच्चों, करते हैं, ऐसा नहीं देते क्लाइंट्स को, देते हैं बट बाद में देते हैं। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि एप्लीकेशन को फास्ट बनाओ एंड ऑन टाइम डिलीवर कर दो, ऑन टाइम डिलीवर कर दो, एंड फिर बाद में हम उसको भी एनहेंस करते रहते हैं। अब आप लॉजिकली सोचो कि मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब यूजिंग रेडीमेड टूल्स टू बिल्ड अ सिस्टम फास्टर, आपको नहीं लगता कि ये कंसेप्ट हम हर एक में यूज कर सकते हैं? जब हम लोग कोई भी चीज डिजाइन करेंगे बच्चों, तो इधर भी तो हम लोग रेडीमेड टूल्स यूज करके उसको एनहेंस कर सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं ना। मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ना बच्चों, एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हम यूज कर ही सकते हैं, बट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम इनके साथ भी मर्ज करके ये सब जो प्रोसेस आपने देखी बच्चों, इनको भी तो हम लोग फास्ट कर सकते हैं ना। इसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फटाफट बच्चों बनेगा, मेहनत मत करो, मैनुअल काम अवॉइड करो, यूज ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इसी के साथ आपके सारे मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा बच्चों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में 4 सेलेक्ट करना एंड सोचना मत। देखो एज अ प्रोफेसर मैं कभी ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बोलता हूँ, बट बच्चों कभी कभी स्मार्ट होना भी ज़रूरी होता है। जहाँ पे हमारा टाइम बच रहा है वो टाइम हमको बचाना पड़ेगा, समझ में आ गया? क्योंकि आप सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पे वो सिर्फ समझने के लिए ऐसे घंटों वेस्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? घंटों वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा जाने दो बच्चों, चलेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।